हेलो स्टूडेंट्स, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है क्लास 8th की सिविक्स की यानी कि राजनीतिक विज्ञान की। उसके अध्याय 1 का नाम है भारतीय संविधान, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने कहा था कि जल्दी ही आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, तो उसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो चैप्टर पढ़ लीजिए एक बार, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज का क्वेश्चन आंसर अगर कर रहे हैं तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, आप लोगों को लाभ मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी ही डेली बेसिस पे एनसीईआरटी के किसी भी वीडियो क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखना है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे हम, वो अध्याय के बीच में जो प्रश्न आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है मूलभूत यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या फिर आवश्यक। यहाँ पे अर्थ पूछा है ना, तो मौलिक होता है इसका अर्थ या फिर आवश्यक होता है। और उदाहरण है, यदि हम लोग कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का नियम हमको पता होना चाहिए, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल का नियम पता होना चाहिए, हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी का नियम पता होना चाहिए। तो मूलभूत नियम जो आवश्यक नियम है वो पता होने चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी आपने पढ़ा होगा, चैप्टर तो आपको पता होगा। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? तो 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। अब आपको पता है कि 1990 के आसपास वहाँ पे राजतंत्र यानी कि जो राजा होते थे उनके अधीन यहाँ पे जनता को रखा जाता था। इसलिए नेपाल की जनता क्या चाहती थी? लोकतंत्र चाहती थी। लोकतंत्र चाहती थी, इसलिए एक नए संविधान की उनको आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से 3-4 लाइनों में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। यानी कि राज्य क्या है और सरकार क्या है, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है, अपने शिक्षक के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करने के बाद इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। राज्य या फिर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। मतलब एक निश्चित उसका एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको उनके देख रेख करना, उनका पालन पोषण करना, उनके ऊपर अपना अधिकार रखना, वो होता है राज्य। और सरकार क्या होता है? सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, आप क्या भारत के राज्य को बदल सकते हैं? उसका जो क्षेत्र है जितना, उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन सरकार क्या होती है? आप चुनाव के द्वारा हर 5 साल में बदली जाती हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? तो पहला यहाँ पे 4 परिस्थितियाँ हैं। पहला है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारोबार में मजदूरी करता है। दूसरा यहाँ पे, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। तीसरा है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। चौथा है, यदि सरकार सशस्त्र बलों के कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो यहाँ पे चार यहाँ पे परिस्थितियाँ दी गई हैं। आपको बताना है कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का। तो जब यहाँ पे बच्चा जो है वो 13 साल का है, वो कालीन कारखाने में मजदूरी कर रहा है, तो क्या हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी उसका शोषण हो रहा है। छोटा बच्चा 18 साल से, आपको पता है कि कम के बच्चों को मजदूरी करने के लिए मनाही है। दूसरा है, जो एक राज्य का नेता दूसरे राज्य के लोगों को काम करने से रोकता है अपने राज्य में, तो वहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, सभी व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्र हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में जाके काम कर सकते हैं। तीसरा, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, तो क्या हो रहा है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और चौथा था, यदि सरकार सशस्त्र बलों के में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही थी क्योंकि वो अधिकारी महिला थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सभी समान है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग के अनुसार वहाँ पे असमानता नहीं की जा सकती।
अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन क्यों करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य क्या क्या है देख लीजिए। संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना, ये हो गया मूल कर्तव्य। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और उसका पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये हो गए आपके मूल कर्तव्य सारे के सारे। याद रहेंगे मूल कर्तव्य क्या है। आपको राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए यहाँ पे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यहाँ पे उन नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए, संपत्ति का जो सार्वजनिक संपत्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनकी ज्ञानार्जन के माध्यम से उनको सुधार की भावना उनके अंदर विकसित रहनी चाहिए। ये हो गया आपके मूल कर्तव्य। अब चित्र वाले जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन थे 3, उनको भी देख लीजिए। चित्र वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। तो एक यहाँ पे क्लास में आप पढ़ेंगे, कक्षा पढ़ेंगे अभी चैप्टर को, तो उसमें एक शिक्षिका थी। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर चैप्टर नहीं पढ़े तब पर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को यह सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, अनिल पूछ रहा है। श्री राव के लौटने पर, जब आप कक्षा के बाहर गई थी, तो यहाँ पे जो मॉनिटर है सुरेश, वो बता रहा है कि मैडम से, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल कुमार शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो यहाँ पे टीचर अनिल को डांट लगा रही, अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे अनिल बोल रहा है, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे आपको बताइए कि अब मॉनिटर किस प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है और शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। वो अपने अधिकारों का इस तरीके से उल्लंघन कर रहा है। दूसरा चित्र वाला प्रश्न है, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। पहला है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। दूसरा, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब वह अपने पड़ोसी को सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिसकर्मियों पर दबाव डालने के लिए अपने दोस्त मतलब अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कहता है कि उनको दोषी न, किसी प्रकार का दोष न डाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों परिस्थितियों में अपने अधिकारों का यहाँ पे दुरुपयोग कर रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। चित्र वाला तीसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, खेल हो रहा है, लड़के लड़की खेल रहे हैं। चित्र में देखिएगा ध्यान से, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़की हैं। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, लड़कियाँ कह रही हैं चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं, जैसे बास्केटबॉल। तो लड़के कहते हैं नहीं, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों बच्चों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहता है। यह तो होना ही था। लड़की कह रही हा, लड़के कह रहे हा, जीत गए, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कियों की संख्या कम थी। तो लड़के कह रही ये तो होना ही था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़कियाँ अल्पसंख्यक हैं, कम है तो अल्पसंख्यक हैं। लड़के क्रिकेट खेलना चाहते थे जबकि लड़कियाँ बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में आ जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। अब आता है आपका चित्र वाला चौथा प्रश्न। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे शबनम है, उसके माता पिता टीवी देख रहे थे, वो पढ़ रही थी, तो उसने टीवी नहीं देखा।
तो यहाँ पे देखेंगे शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। मैं भी वही करता या फिर मैं भी वही करती जो शबनम ने किया। टीवी नहीं देखा उसने पढ़ाई कर ली। ठीक है, अब आता है आपका अभ्यास का प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके जो अभ्यास के लास्ट में पाठ्यपुस्तक में अभ्यास वाले प्रश्न, उसका पहला प्रश्न है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको यहाँ पे 3-4 पॉइंट में आपको डिस्कस करके दिखाया गया। 3 पॉइंट में यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देशों को अच्छी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान में नियम कानून बने हुए हैं तो उससे दुरुपयोग, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं जो नेता लोग, उससे उनको रोका जा सकता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। जैसे अभी देखा आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज, तो बहुसंख्यक समाज जहाँ पे ज़्यादा होता है वो अल्पसंख्यक समाज पे दबाव बनाता है अलग अलग प्रकार तरह से, तो ये सब दबाव ना बना सके इसलिए यहाँ पे संविधान की ज़रूरत होती है। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों में के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। 1990 का संविधान नेपाल का देखिए ये है, दिखा देता हूँ मैं। कार्यपालिका अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित यानी कि राजा के पास रहती थी। अब जो वहाँ पे संविधान है 2007 के बाद का भाग 5 है, इसमें कार्यपालिका अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्रिपरिषद में निहित होंगी, यानी कि अब यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र के द्वारा जो चुना जाएगा उसके पास शक्तियाँ होंगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर दिया गया है। नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता है। पहला, 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। यहाँ पे संविधान की ज़रूरत है कि नहीं, इसके बारे में यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया कि हाँ ज़रूरत है, नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। तो क्यों ज़रूरत है नेपाल को एक नए संविधान की, आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है अगर शक्ति का कोई अंकुश नहीं हो तो क्या हो जाएगा? निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तथा अपनी मनमानी करेंगे। वे किसी को भी डराते धमकाने लगेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि निरंकुश क्यों हो, उनके पास अंकुश क्यों होना चाहिए? वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपेंगे, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी शक्तियों पर अंकुश होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो अल्पसंख्यक कौन है? महिलाएं होंगी। बहुसंख्यक कौन है? पुरुष है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? अल्पसंख्यक। तो महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं और एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म वाले लोग हो गए अल्पसंख्यक, बौद्ध धर्म वाले लोग हो गए अल्पसंख्यक। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? मांसाहारी लोग। मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं। तो गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया, नक्शा दिया गया भारत का, नेपाल का और बांग्लादेश का। भारत का ये हो गया नेपाल और ये हो गया बांग्लादेश। भारत के नक्शे को रेड कलर से रंगना है, नेपाल के जो ये वाला है इसको हरे रंग से रंगना है और बांग्लादेश वाले को पीले रंग से रंगना है। तो यहाँ पे मैंने रंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत को रेड कलर से रंगना था तो मैंने रेड कलर से रंग दिया है, नेपाल को हरे कलर से था तो हरे कलर से रंग दिया, बांग्लादेश को पीले से था तो पीले से रंग दिया है। तो इसको आप देख के आराम से भर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
ठीक है। और रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।